हाय गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे माइनर यानी कि अवयस्क या फिर नाबालिग के द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। और नाबालिग के द्वारा किए गए समझौते क्या होते हैं, नाबालिग की कानूनी स्थिति यानी कि लीगल पोजीशन क्या होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यानी कि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि एक अवयस्क यानी कि जो माइनर होता है वो दूसरों को बाध्य कर सकता है, यानी कि दूसरों को फोर्स कर सकता है, परंतु कोई भी उसे फोर्स नहीं कर सकता। यानी कि माइनर दूसरों को फोर्स कर लेगा लेकिन माइनर को कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। तो ऐसा क्यों है, क्यों थोड़ा ऐसा हो रहा है, क्यों कानून में ऐसा किया गया है, वो सब कुछ आज हम देखेंगे। ध्यान से सुनते चलना। पहले जान लेते हैं कि माइनर होता कौन है। तो भारतीय वयस्कता अधिनियम यानी कि इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 की धारा 3 के अनुसार नाबालिग वो व्यक्ति है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। यानी कि 18 से कम वाले जितने भी लोग होते हैं वो सब नाबालिग हैं। अगर आप 16 साल के हो, 17 साल के हो, तो आप भी नाबालिग हो। ठीक है। तो ये तो हम समझ गए नाबालिग कौन होता है। अब नाबालिग का समझौता समझो। देखो, धारा 11 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नाबालिग अनुबंध करने के लिए सक्षम नहीं है, यानी कि जो माइनर होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम नहीं है। क्यों? मान लो कोई 10 साल का बच्चा है। अब सीधी सी बात है, 10 साल का बच्चा है तो वो माइनर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है। 10 साल का बच्चा माइनर की कैटेगरी में आएगा। अब मान लो तुम 10 साल के बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि बेटा मैं तुम्हें 2 चॉकलेट दूंगा, पूरी 2 चॉकलेट, बदले में अपनी जमीन मेरे नाम कर दो। ठीक है। तो ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। क्यों? क्योंकि नाबालिग अनुबंध करने के लिए सक्षम नहीं है, उसमें इतनी समझ नहीं है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। वो तो देखेगा 2 चॉकलेट मिल रही है, ठीक है मैं तो कर दूंगा साइन, मेरे क्या जा रहा है, नाम ही तो लिखना है अपना। तो सीधी सी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति नाबालिग के साथ अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट शून्य और निष्क्रिय माना जाता है, जैसे कभी ये हुआ ही नहीं था। शून्य यानी कि वॉइड माना जाएगा, जीरो माना जाएगा कि ये तो कभी था ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस हिसाब से तो तुम किसी भी बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट करके उसका कुछ भी पागल बना दोगे, बर्बाद कर दोगे बिल्कुल। ठीक है। तो इसलिए नाबालिग को अनुबंध करने के लिए सक्षम नहीं माना जाता है। ठीक है। कानून जो है वो नाबालिगों की रक्षा करता है। क्यों? क्योंकि नाबालिगों को संरक्षण की आवश्यकता है। उन्हें इतनी ज़्यादा अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कानूनी मुद्दों का कोई अनुभव यानी कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ऐसे में तुम उनसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो सीधी सी बात है वो गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। तो इसलिए नाबालिग का जो समझौता होता है ये टोटली वॉइड होता है, यानी कि ये शून्य होता है, ये नहीं माना जा सकता। अब एक इम्पॉर्टेंट केस सुनेंगे, लेकिन उससे पहले जानो कि कानून इस हद तक जा सकता है कि अगर कोई नाबालिग झूठ बोलकर भी अनुबंध करता है, यानी कि अगर किसी माइनर ने झूठ बोलकर भी कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उस माइनर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। अब ये हमें जानने के लिए मिलता है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष 1903 के मामले में हमें ये देखने के लिए मिलता है। ठीक है। अब आप एक सीधी सी बात खुद के दिमाग में सोचो कि अगर आपको 20,000 रुपये उधार चाहिए तो बदले में आपको कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी। सामने वाला आपका चाचा या फिर ताऊ जी तो है नहीं कि आपको फ्री में कोई भी चीज़ दे देगा। अगर आपको पैसे चाहिए होते हैं तो कोई संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है। ठीक है। तो बेसिक सी बात है कि आप कोई चीज़ गिरवी रखोगे फिर पैसे लोगे, और बाद में जब आप पैसे लौटा दोगे तो आपकी गिरवी चीज आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ कि नाबालिग धर्मदास, ये जो बच्चा था ना धर्मदास, अब ऐसा भी हो सकता है ये 17 साल का हो, इतना भी ज़्यादा छोटा बच्चा ना हो। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, नाबालिग धर्मदास ने मोहरी के पति ब्रह्मदत्त से 20,000 रुपये के ऋण के लिए संपत्ति गिरवी रखी, यानी कि उसने अपनी कोई संपत्ति गिरवी रख के 20,000 रुपये का लोन मांगा। अब क्या हुआ कि ब्रह्मदत्त ने 8,000 रुपये का भुगतान किया, यानी कि 8,000 रुपये उसे दे दिए। अब कुछ महीने के बाद जब वो वयस्क हो गया, यानी कि 18 कंप्लीट कर ली उसने, 18 साल का हो गया, तो उसने ये घोषित करने के लिए मुकदमा दायर किया कि उसके नाबालिग होने के दौरान उसके द्वारा किया गया बंधक शून्य था और रद्द किया जाना चाहिए। बंधक का मतलब है संपत्ति जो गिरवी रखी जाती है, मोर्टेज। यानी कि उसने बोला कि जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जब तो मैं बच्चा था, मैं नाबालिग था, तो नाबालिग के दौरान जो मैंने बंधक किया था यानी कि जो मैंने चीज़ गिरवी रखी थी उसे शून्य कर दो, उसे रद्द कर दो। ठीक है। तो ये माना गया कि नाबालिग के द्वारा किया गया बंधक यानी कि जो उसने संपत्ति गिरवी रखी थी वो शून्य है, और ब्रह्मदत्त को पैसे वापस पाने का अधिकार नहीं था। यानी कि ब्रह्मदत्त ने जो 8,000 रुपये उसे दिए थे ना एज अ लोन, ना तो उसे वो 8,000 रुपये मिलेंगे और जो संपत्ति गिरवी रखी थी वो भी उसे वापस करनी पड़ेगी। सोच रहे हो कि कितना दिमाग धर्मदास ने लगाया, किस तरह उसने चीप हरकत करके सामने वाले पर्सन से 8,000 रुपये ले लिए। अब क्या कंडीशन रही होगी, क्या सिचुएशन रही होगी, दैट इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। बट
अब आप ये चीज़ कमेंट करके बताओ कि इसमें धर्मदास ने मतलब ठीक किया या गलत किया। मेरी निगाह में तो ये टोटली बिल्कुल 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 ही गलत है। अब एक चीज़ और ध्यान दी हो आपने, तो मोहरी के पति ब्रह्मदत्त ने 20,000 रुपये के ऋण के लिए संपत्ति गिरवी रखी थी। तो यहाँ पे ब्रह्मदत्त वर्सेस धर्मदास घोष क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रह्मदत्त जो था इसकी बीच में डेथ हो गई थी, इसलिए इसकी वाइफ यानी कि मोहरी बीबी ने ये जो केस था वो लड़ा। यानी कि अगर तुमने सामने वाले पर्सन को पैसे भी उधार दिए और बाद में तुम्हें वो वापस भी नहीं मिले, कितना मतलब कितना अनजस्टिसफुल है। और यहाँ पे कानून जो है वो इस हद तक गिर सकता है कि सामने वाला झूठ भी बोल रहा है ना नाबालिग, तब भी उसके खिलाफ कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, सो ये था केस। अब अवयस्क की कानूनी स्थिति यानी कि लीगल पोजीशन सुन लो। तो ये कुछ 7-8 पॉइंट हैं जिन्हें आज की वीडियो में हम समझेंगे। पहला तो ये कि नाबालिग के साथ अनुबंध पूर्णतः शून्य है। यहाँ पॉइंट में देखिए, नाबालिग के साथ अनुबंध पूर्णतः शून्य है। धारा 11 में बताया गया है कि नाबालिग जो है वो अनुबंध करने के लिए सक्षम नहीं है। यानी कि मान जाता है कि नाबालिग जो है उनमें इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है, तो अगर आप नाबालिग के साथ कोई भी अनुबंध करोगे तो वो पूर्णतः शून्य है, ऐसा समझा जाएगा जैसे कभी हुआ ही नहीं था। ठीक है, अब इसमें एक केस है श्यामलाल वर्सेस प्यारेलाल। तो इसमें क्या होता है कि एक नाबालिग ने अपनी दुकान बेची, खरीदार ने भुगतान किया, यानी कि जिसने दुकान खरीदी उसने पैसे भी दे दिए, लेकिन विक्रेता के नाबालिग होने के कारण बिक्री विलेख पंजीकृत नहीं हो सका। यानी कि यहाँ पे एक पर्सन है जो कि है नाबालिग और ये है सामने वाला पर्सन जिसने दुकान खरीदी। नाबालिग ने दुकान बेची, सामने वाले पर्सन ने खरीद ली। ठीक है, सामने वाले पर्सन ने खरीदी तो सामने वाले ने ऑब्वियसली नाबालिग को पैसे देके खरीदी, तो नाबालिग को तो पैसे मिल गए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब इसने रजिस्ट्री कराना चाहा, इसने कहा कि दुकान रजिस्टर करा लेता हूँ अपने नाम। जब वो दुकान रजिस्टर कराने गया तो उसे पता चला कि ये तो नाबालिग है और ये दुकान जो है ये रजिस्टर नहीं हो सकती। ठीक है, तो खरीदार ने मुकदमा दायर कर दिया कि ये तो बच्चा है, ये तो नाबालिग है। तो अदालत ने माना कि नाबालिग के साथ किया गया अनुबंध निरर्थक है, यानी कि बेकार है, और भुगतान किया गया पैसा वापस नहीं लिया जा सकता। यानी कि नाबालिग ने 20 लाख रुपए में अपनी दुकान बेच दी, 20 लाख रुपए उसे मिल गए। ठीक है, अब 20 लाख रुपए उसे मिल गए और दुकान की रजिस्ट्री नहीं हुई, तो दुकान भी सीधी सी बात है कि उसकी है, और भुगतान किया गया पैसा वापस नहीं लिया जा सकता। सामने वाले ने 20 लाख रुपए देके मान लो दुकान खरीदी है, तो उसे उसके 20 लाख रुपए भी वापस नहीं मिलेंगे। तो ये चलता है नाबालिग वाले सिस्टम में। ठीक है, ये है मतलब जो हमने केस पढ़े हैं उनके हिसाब से। ठीक है, दूसरा है कि जीवन की आवश्यकताओं के लिए अनुबंध, यानी कि धारा 68 बताती है कि जीवन की आवश्यकताओं के लिए नाबालिग एक वैध अनुबंध कर सकता है। यानी कि अगर नाबालिग जीवन की रक्षा के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो लीगल है। नाबालिग को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, उसकी संपत्ति है जो उसकी आवश्यक वस्तुओं के भुगतान के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अब एक और बात है कि आवश्यक वस्तुओं का मतलब उन चीज़ों से है जो कि अनिवार्य रूप से नाबालिग को चाहिए, जैसे कि भोजन और कपड़ा चाहिए, घर का किराया चाहिए, दवा का खर्च चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए चाहे तो जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, फालतू किसी चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अगला पॉइंट है नाबालिग का उसके लाभ के लिए अनुबंध, यानी कि कोई भी अगर माइनर भी है, छोटा बच्चा भी है, तो वो अपने फायदे के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। यानी कि नाबालिग अपने फायदे के लिए अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर कोई अनुबंध नाबालिग के लिए फायदेमंद है तो उसे लागू करवा सकता है, यानी कि कोर्ट अब इसे वॉइड नहीं बोलेगी। ठीक है, अब इसमें एक केस है रॉबर्ट्स वर्सेस ग्रे का। इसमें क्या होता है कि एक नाबालिग होता है यानी कि एक माइनर होता है, उसने एक पेशेवर बिलियर्ड खिलाड़ी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसके तहत वो जो खिलाड़ी था वो रॉबर्ट को खेल सिखाने के लिए एक निश्चित राशि के बदले विदेश दौरे पर साथ ले जाने के लिए सहमत हुआ। यानी कि ये जो पेशेवर खिलाड़ी था इसने नाबालिग से कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम मुझे इतने पैसे दो, बदले में मैं तुम्हें विदेशी दौरे पे अपने साथ ले जाऊंगा खेलने के लिए। क्यों? क्योंकि ये खिलाड़ी था। तो ये जो अनुबंध था ये वैध माना गया। क्यों? क्योंकि ये नाबालिग के लाभ के लिए था, नाबालिग के प्रॉफिट के लिए था। तो ये जो अनुबंध था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये वैलिड माना गया। अगला है नाबालिग के माता पिता या अभिभावक द्वारा अनुबंध, यानी कि नाबालिग यानी कि माइनर के जो माता पिता हैं वो भी अपने बच्चे के लिए अनुबंध कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातें होनी चाहिए। पहला, नाबालिग के अभिभावक यानी कि गार्जियंस को नाबालिग की तरफ से अनुबंध करने का अधिकार होना चाहिए और ये अनुबंध अवयस्क के लाभ के लिए किया गया हो, यानी कि माइनर के प्रॉफिट के लिए किया गया हो। अगला है
लाभ की कोई भी प्रतिपूर्ति या वापसी नहीं की जा सकती। जैसे कि हमने मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास गोस्वामी केस में देखा ना कि जो 8,000 रुपये उसने पहले ही ले लिए थे वो उन्हें वापस नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता कि तुमने अगर पैसे सामने वाले से लिए हैं तो उन्हें वापस करो। सो नेक्स्ट है एस्टॉपल का सिद्धांत नाबालिग के खिलाफ लागू नहीं होगा। मतलब अगर कोई नाबालिग अपनी आयु गलत बताकर किसी पक्ष को अपने साथ अनुबंध करने के लिए प्रेरित करता है तो उस पर धोखाधड़ी के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यानी कि अगर मान लो कोई 17 साल का लड़का है तो वो तो है नाबालिग, अब वो कहता है कि जी मैं तो 19 साल का हूँ, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। सामने वाले पार्टी जो है उससे वो झूठ बोलता है, ठीक है। तो ऐसे में उसके खिलाफ तुम धोखाधड़ी का केस नहीं कर सकते कि इसने तो हमसे झूठ बोला। क्यों? क्योंकि भैया ये है माइनर, इसे इतने इतने अधिकार मिले हुए हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते इसका, ठीक है। तुम इसके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा भी नहीं चला सकते, समझ गए। अगला है नाबालिग भागीदार के रूप में, ठीक है। यानी कि भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 30 के अनुसार कोई भी नाबालिग साझेदारी अनुबंध में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी कि वो किसी का पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन आप इसे इस तरह समझो भागीदार के रूप में। जैसे मान लो कोई नाबालिग है, उसका जो फादर है वो किसी का पार्टनर है, अब फादर की डेथ हो गई तो ऐसी कंडीशन में फादर का जो प्रॉफिट है या फादर के जो पैसे हैं उन सबको नाबालिग ले सकता है। तो इस तरह नाबालिग जो है वो फार्म में अपने हिस्से का दावा कर सकता है, यानी कि अपने हिस्से की चीज़ वो ले सकता है। अगला है नाबालिग शेयर धारक के रूप में, यानी कि शेयर होल्डर के रूप में। कोई भी नाबालिग जो है वो कंपनी का शेयर धारक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वही वाली बात है कि बच्चे में समझ नहीं होती है, और अगर गलती से वो सदस्य बन जाता है तो कंपनी लेन देन रद्द कर सकती है और उसका नाम रजिस्टर से हटा सकती है। यानी कि गलती से अगर झूठ बोल के बन गया कि मैं तो जी 19 का हूँ, मैं तो जी 20 का हूँ, तो कंपनी उसका नाम रजिस्टर से हटा सकती है। लेकिन नाबालिग अपने वैध अभिभावक के माध्यम से, यानी कि अपने गार्जियंस, अपने पेरेंट्स के माध्यम से पूर्ण भुगतान वाले शेयरों को अपने पास स्थानांतरित करके शेयर धारक बन सकता है। यानी कि अपने फादर या फिर अपनी मदर या फिर अपने गार्जियंस के थ्रू वो ऐसा कर सकता है। अब नाबालिग के लिए जमानतदार प्रतिभू का दायित्व। अब प्रतिभू कौन होता है? प्रतिभू वो पर्सन होता है जो गारंटी देता है। यानी कि अगर मान लो मैं हूँ, मैं हूँ गारंटर, मैंने एक नाबालिग की गारंटी दी कि इस नाबालिग को 20,000 रुपये दे दो, ये तुम्हें लौटा देगा। और अगर नाबालिग नहीं लौटाता है तो भाई वो मुझे लौटाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने उस नाबालिग की गारंटी दे दी। अब नाबालिग चाहे उन पैसों को खा जाए, सिगरेट पी ले, उनकी कुछ भी कर ले, नाबालिग से कोई कुछ नहीं कहेगा। जो गारंटी देगा वो फंसेगा, ठीक है। इसमें एक केस है काशीबा बनाम श्रीपत। इस मामले में जहां एक वयस्क ने, यानी कि एक माइनर था, उसने नाबालिग के लिए गारंटी दी थी तो अदालत ने जमानतदार, यानी कि जिसने गारंटी दी थी, उसे मुख्य ऋणी माना, क्योंकि नाबालिग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। यानी कि नाबालिग का तो तुम कॉलर पकड़ नहीं सकते कि जो पैसे लिए थे वो वापस करो। तो ऐसे में जिसने गारंटी दी, जो जमानतदार है, उसका कॉलर पकड़ो, वो पैसे देगा। क्यों? क्योंकि उसने गारंटी दी थी कि दे दो इस नाबालिग को पैसे, ये दे देगा वापस, ठीक है। कोई दिवालियापन नहीं, मतलब कि जो नाबालिग बच्चे होते हैं उन्हें दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ऋण लेने में असमर्थ है और बकाया राशि नाबालिग के निजी संपत्ति से देय है और वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है। कुल मिला के जैसे दिवालिया हो जाते हैं ना लोग, भाग जाते हैं, बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, तो उस तरह से जो नाबालिग होता है, नाबालिग को बैंकक्रप्ट घोषित नहीं किया जा सकता। सो ये थी आज की वीडियो। लॉ से रिलेटेड आपको कोई भी नोट्स चाहिए हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं मुझे। क्या टर्म और कंडीशन है बता दिया जाएगा। लॉ विद रिया नाम से मेरा चैनल है, यहाँ पे मैं बहुत बार नोट्स भी शेयर करती हूँ, लिंक्स भी शेयर करती हूँ। सो कमेंट करना अगर वीडियो समझ आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।